नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण, संस्कृत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बरेली। अब तक हम लोगों ने को पढ़ा था। अब व्यंजन संधि को जारी रखते हुए इसी क्रम में दो और संधियां जो शेष रह गई थी, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। और संधि का नाम है तोरली एवं परसवर्ण संधि। तो आइए अब तोरली पर चर्चा करते हैं। तोरली अर्थात त वर्ग को ली माने ल परे रहते, त वर्ग के स्थान पर त वर्ग के बाद यदि ल हो तो त वर्ग को ल आदेश हो जाता है। जैसे उद प्लस लेख, यहाँ पे देखिए द जो है वो त वर्ग का तृतीय अक्षर है और द के पश्चात ल आया है, तो हमारा जो द है वो ल में ही परिवर्तित हो जाएगा, तो शब्द बनेगा उल्लेख। इसी तरह से उद प्लस लिखितम, यहाँ पे द त वर्ग का है, उसके पश्चात लिखितम में ल आया है और चूंकि द के बाद ल है इसलिए त वर्ग को ल ही आदेश हो जाएगा, तो द को ल आदेश होकर उल्लिखितम ये शब्द निष्पन्न होता है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा तद लीन, तद प्लस लीन, द त वर्ग का है, इसके पश्चात ल आया है, तो द को ल आदेश हो जाएगा, शब्द बनेगा तल्लीन। विद्वान प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति में न जो है वो त वर्ग का पंचम अक्षर है और लिखति में ल आया है, तो न के बाद ल आया है। अब न हमारा अनुनासिक है, किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है और न अनुनासिक है, इसलिए अनुनासिक न के स्थान पर हमने अनुनासिक ल लिया है, तो हमारा शब्द बना है विद्वान लिखति। तो इस तरह से ये तोरली संधि समाप्त होती है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि त वर्ग के पश्चात यदि ल आए तो त वर्ग के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा परसवर्ण संधि। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, माने अनुस्वार के बाद में यदि यह प्रत्याहार का कोई भी अक्षर होता है तो अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है। इसे हम परिभाषा के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं कि अनुस्वार से परे या बाद में यदि यह प्रत्याहार, अब यह प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो यह प्रत्याहार में श स ह इनको छोड़ करके जितने भी व्यंजन होते हैं वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अनुस्वार से परे यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का परसवर्ण हो जाता है, अर्थात पद के मध्य में, इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है, पद के मध्य में, पद के बीच में अनुस्वार के आगे यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम अक्षर हो जाता है। उदाहरणों से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे गम प्लस गा, यहाँ पे देखिए म अपने वर्ग का पंचम अक्षर है म, ये यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है क्योंकि यह में सारे व्यंजन आ जाते हैं सिर्फ श श श ह को छोड़ करके। और उसके पश्चात गा है, गा क वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो चूंकि यहाँ पर अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का वर्ण आया है गा, तो हमारा जो अनुस्वार है वो परसवर्ण अर्थात बाद वाले अक्षर के वर्ण का ही हो जाएगा। तो गम में म जो है अपने वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो हम जो गा है हमारा, गा क वर्ग का है, तो क वर्ग का ही पांचवा अक्षर लेंगे, तो हमारा शब्द बनेगा गंगा। गंगा को हम अनुस्वार लगा के भी लिख सकते हैं और
गंगा अंगा लगा के भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो अनुस्वार है वो ग अक्षर के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो गया है, तो शब्द बना है गंगा। यह नियम प्रायः अनुस्वार संधि के पश्चात लगता है। जो हम अगला नियम बताने जा रहे हैं ये पदांत में लगता है और विकल्प से। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था गंगा, उसमें ध्यान देने वाली बात बताई थी मैंने कि पद के मध्य में यदि अनुस्वार आता है और कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, जो पर वर्ण है उसका पंचम अक्षर हो जाता है। अब जो उदाहरण हम देने जा रहे हैं इसमें यह है कि पदांत में यदि पद के अंत में अनुस्वार आता है तो विकल्प से क्या हो जाता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। जैसे कार्यम करोति, यहाँ पे कार्य ये पद है, कार्यम पद के अंत में म आया है, अनुस्वार आया है और उसके पश्चात करोति है। तो यहाँ पे करोति में क वर्ग का पंचम अक्षर है अंग, तो म को अंग आदेश हो जाएगा। ये विकल्प से व्यवस्था है क्योंकि इससे पहले हम अनुस्वार संधि में पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार के पदांत में यदि म हो और उसके पश्चात कोई भी व्यंजन आए तो म के स्थान पे अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पे कार्यम करोति, इसमें हमने अनुस्वार संधि के हिसाब से म को अनुस्वार में बदल दिया है, तो कार्यम करोति शब्द बनता है। और अब विकल्प से हम यहाँ पे विकल्प से ले रहे हैं, तो यहाँ पे विकल्प से ये नया नियम ये लगेगा कि म को हम अंग में परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमारा बनेगा कार्यं करोति। इसी तरह से और उदाहरण भी समझ सकते हैं। शाम प्लस तह, तो अब देखिए शाम में म अनुस्वार है, त परवर्ण है, तो त जो परवर्ण है उसी को अनुस्वार भी परवर्ण की तरह ही परवर्ण में आदेश हो जाएगा। और त का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर जो है वो न है, तो म जो है न में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा शांतः। नेक्स्ट है अन प्लस कितः, यहाँ पे न अनुस्वार है और उसके पश्चात कितः आया है, कितः में क वर्ण है, तो हम अनुस्वार को पर सवर्ण यानी क वर्ग के अनुसार क वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित कर देंगे, तो हमारा शब्द बनेगा अंकितः। क्योंकि क वर्ग का पंचम अक्षर अंग है, तो न अंग में परिवर्तित होके अंकितः बनेगा। नेक्स्ट हमारा कुन प्लस ठितः। अब यहाँ पे देखिए न अनुस्वार और उसके पश्चात ट वर्ग का अक्षर आया है ठ, तो ट वर्ग का ही पंचम अक्षर जो है अड़ा, वो हमारे न में न हम उसमें परिवर्तित कर देंगे ट वर्ग के पंचम अक्षर में, तो हमारा शब्द बनेगा कुंठितः। नेक्स्ट है गुम प्लस फितः, गुम फितः। फ जो है प वर्ग का है और यहाँ पे म अनुस्वार है और उसके पश्चात प वर्ग का अक्षर आया है, तो प वर्ग का जो अंतिम अक्षर है म, अनुस्वार जो है वो प वर्ग के अंतिम अक्षर म में परिवर्तित हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा गुम फितः। अन प्लस चितः, यहाँ पे देखिए अन अनुस्वार है उसके पश्चात चितः आया है, तो च वर्ग का अंतिम अक्षर है इया, तो जो न है हमारा वो इया में परिवर्तित होके अंचितः शब्द बनेगा। इसके पश्चात पदांत में होने पर अर्थात पद के अंत में होने पर, उदाहरण देखिए अलम प्लस चकार, अलम प्लस चकार, यहाँ पे
अलम, अल जो है पद है और पद के अंत में अनुस्वार है म, हलंत म, और उसके पश्चात च व्यंजन आया है। तो अनुस्वार संधि में हमने पढ़ा था कि यदि पदांत में म के पश्चात कोई भी व्यंजन आए तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अलंग चकार में ल के ऊपर अनुस्वार आ गया है और ये अनुस्वार संधि के अनुसार अलंग चकार हो गया है। विकल्प से हम इसे अलंग चकार भी कर सकते हैं, पर सवर्ण आदेश हो जाएगा पर सवर्ण संधि में, और ये लेकिन विकल्प से होगा। इसमें हम च वर्ग का अंतिम अक्षर य जो है उसमें म को परिवर्तित कर देंगे, तो म जो है य में आदेश हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, तो हमारा अलंग चकार ये शब्द बनता है। इसी तरह से रामम नमामि में पदांत में म है और उसके पश्चात व्यंजन है, तो हमारा यहाँ पे रामम नमामि शब्द होगा। म के ऊपर अनुस्वार लिखने से छूट गया है, यहाँ पे म के नीचे अनुस्वार आएगा म के ऊपर, तो हो जाएगा हमारा रामम नमामि। ये मोनुस्वार संधि से होगा। और चूंकि यहाँ पे न जो रामम के पश्चात नमामि है, तो न जो है हमारा त वर्ग का है, त वर्ग का अंतिम अक्षर है, तो हमारा जो म है वो भी त वर्ग के अंतिम अक्षर न में परिवर्तित हो जाएगा। तो विकल्प से रामन नमामि ये शब्द बनता है पर सवर्ण संधि के अनुसार। त्वम करोसी, अब यहाँ पे देखिए त्वम में म हलंत है, तो जो है वो पद है, पद के अंत में म है, और करोसी तो अनुस्वारा संधि से जो पदांत में अनुस्वार है वो व्यंजन आने पर पदांत में म जो है हलंत म वो व्यंजन आने पर अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है त्वम करोसी में। और जो हमारा नेक्स्ट शब्द है त्वम करोसी, इसमें परसवर्ण संधि हो गई है। यहाँ पे क वर्ग का अंतिम अक्षर पंचमाक्षर अंग है, तो म परसवर्ण हो गया है, अंग में आदेश हो गया है, तो हमारा शब्द बनेगा त्वम करोषि। तो इस प्रकार से आज हमारी तोली और परसवर्ण संधि के साथ साथ संपूर्ण व्यंजन संधि समाप्त हो गई है। इस संधि के आखिर में मैं आपको व्यंजन संधि का एक चक्र चार्ट प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से समझिए और ये सारी संधियां आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।